दोस्तों अगर आप बैंकिंग 2023 टारगेट अगर करके चल रहे हो, 2023 का टारगेट आपका अगर है और आपको उसमें सिलेक्शन अगर लेना है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। आपने अभी से अगर टारगेट सेट किया है और हमारे साथ अगर लगभग एग्जाम तक अगर जुड़े रहते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एसबीआई पीओ 2021 का मेमोरी बेस्ड पेपर। पिछले पार्ट में हमने देखा था एसबीआई पीओ का प्री का पेपर। एक्चुअली उसमें क्या होता है, पेपर इसलिए देखना जरूरी है कि पेपर में आता कैसे, क्वेश्चंस की लेवल क्या होती है और कौन से टॉपिक से सवाल आते हैं, तो आपको डिटेल आइडिया लग जाता है। तो ये मैंने सीरीज स्टार्ट की है, सिलेक्शन सीरीज, जिसमें हम डे बाय डे सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने डिस्कस किया है पेपर, आज हम उसी पेपर का कुछ रिमेनिंग पार्ट है अरिथमेटिक का, वो डिस्कस करने वाले हैं। और कल के इसमें हम डीआई डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है जब हम सारा डिटेल में देते हैं, तो इसलिए पार्ट्स में हम कर रहे हैं डेली बेसिस पे। दोस्तों एक गुजारिश करूंगा, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, और चैनल अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। चलो तो स्टार्ट करते हैं, डू नॉट वेस्ट द टाइम। इसके पहले वाला जो पार्ट है दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी या फिर आई बटन पे भी मिल जाएगा। आई बटन पे आपको देखना है और वो भी पार्ट आपको देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एसबीआई पीओ 2023 का ये 2021 का मेमोरी बेस्ड पेपर है। अब हम किस लिए मेमोरी बेस्ड पेपर डिस्कस करते हैं, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि पेपर की क्या लेवल रहती है, क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से सवाल आते हैं। क्योंकि फर्स्ट स्टेप वही होती है जब भी हम प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। आई एम एज्यूमिंग दैट यू आर टारगेटिंग फर्स्ट टाइम, यू आर जस्ट अ फ्रेशर, आपको कोई भी आइडिया एग्जाम के बारे में नहीं है। तो देखो 2000 एसबीआई पीओ 2021 का मेमोरी बेस्ड पेपर, कॉन्ड का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। मेमोरी बेस्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक्चुअल पेपर हमको नहीं मिलता है, बट इट इज मोर और लेस सिमिलर टू द एक्चुअल पेपर। लेवल वैसे ही रहता है, सिर्फ डेटा चेंज हो जाता है। ओके, कुछ सवाल जैसे जैसे जो आते हैं उनको तो मेमोरी बेस्ड मतलब कुछ वैल्यूज भी याद हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो स्पेसिफिकली पेपर देखने के लिए ही जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए छोटी सी अनाउंसमेंट भी दोस्तों, जो लोग अभी पुलिस भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये ऐड थोड़ी यूजफुल होगी। ये ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म में है, हम यूट्यूब पे भी उसके कुछ कंटेंट डाल रहे हैं, लेकिन जिनको सीक्वेंस वाइज और फास्ट ट्रैक बेसिस पे सीखना है जल्दी से जल्दी, तो वो इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। चलो, इसके अलावा बैंकिंग के लिए एक फाउंडेशन बैच चल रही है हमारी, अभी न्यू बैच फ्रेश स्टार्ट होगी, जो कि 2023 का टारगेट सिलेक्शन बैच होगी वो। उसमें आपको बेसिक से एडवांस तक सारे कंटेंट सीक्वेंस वाइज मिलेंगे, पीडीएफ्स, रिटन नोट्स, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग विल बी गिवन। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों फॉर्म में आप उसमें पढ़ सकते हो। तो अगर आप नागपुर से हो स्पेसिफिकली या नागपुर के अराउंड में हो तो आप ऑफलाइन के लिए आ सकते हो, या फिर अगर आप नागपुर से थोड़े दूर हो तो आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो। बेस्ट प्लेटफॉर्म है हमारा, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे आप ज्वाइन हो सकते हो और उस पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। चलो, ये फाउंडेशन बैच है, आप इसके डिटेल्स जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं वो देख लेना। ये है डीआई, डीआई को हम कल डिस्कस करेंगे, डीआई को हम कल डिस्कस करेंगे। आज डिस्कस करेंगे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कल डिस्कस किया है ऑलरेडी, और उसके बाद हमने नंबर सीरीज भी डिस्कस की है। इस पेपर की नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कल डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक। अरिथमेटिक क्योंकि अरिथमेटिक आजकल उतना ही रोल प्ले कर रहा है जितना डीआई, क्योंकि डीआई और अरिथमेटिक्स में कोई चैलेंज नहीं है, आप छोड़ ही नहीं सकते हो। क्योंकि आप प्री भले ही आजकल तो ऐसा है, एसबीआई पीओ की अगर बात करें तो उसमें सिंप्लीफिकेशन सिर्फ 5 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 और नंबर सीरीज, इनमें से दोनों में से एक आ जाता है। जैसे अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ है उसमें सिर्फ सिंप्लीफिकेशन आया था 5 मार्क के लिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब 10 ही क्वेश्चन, और उसके बाद का सिर्फ डीआई था और अरिथमेटिक था। तो आजकल सिनेरियो चेंज हुआ है, आपको अरिथमेटिक के सिवा क्वालिफाई करना मुश्किल हो रहा है। तो अरिथमेटिक को सीखना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना डीआई आप सीखते हो, क्योंकि मेंस में डीआई का सेट जो बनता है वो अरिथमेटिक
का कॉम्बिनेशन बना के DI बन जाता है, मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन। तो आइए शुरू करते हैं। देखो क्या क्या दिया है यहाँ, मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पेपर है, क्योंकि एक क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम से आया, एक क्वेश्चन पार्टनरशिप से आया, तो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं डिस्कस कर सकता। उसके लिए हम सब्सिक्वेंट लेक्चर का आप वेट करिए, उसमें हम टॉपिक वाइज भी डिस्कस करेंगे। और अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको सारी डिटेल में कॉन्सेप्ट बेसिक टू एडवांस सब कुछ पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलो तो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, मैं थोड़ा धीरे धीरे जाता हूं, कीपिंग इन द माइंड कि आप में से कुछ नए बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो अब बोट एंड स्ट्रीम का ये चैप्टर है, बोट एंड स्ट्रीम का, उसमें से ये सवाल है, बोट एंड स्ट्रीम, इफ द स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम इज डिक्रीज बाय 40%। ओके, पहली बात तो आपको अपस्ट्रीम स्पीड पता होना चाहिए। जैसे बोट की स्पीड अगर मैं बी ले लूं एंड स्ट्रीम की अगर एस ले लूं, तो ये होता है आपकी अपस्ट्रीम स्पीड, है ना। और जनरली हम इसको एक्स एंड वाई कंसिडर करते हैं, हालांकि आप बी भी ले सकते हो, एस भी ले सकते हो, और मेरे हिसाब से आप चलो बी लेते और एस लेते, ताकि हमको कंफ्यूजन नहीं आ रहा है हमने एक्स क्या लिया वाई क्या लिया। तो ये हो गया आपकी अपस्ट्रीम स्पीड। अभी उसने क्या बोला है कि ओरिजिनल जो अपस्ट्रीम स्पीड थी उसकी अभी वो कम हो चुकी है। तो ओरिजिनल अपस्ट्रीम स्पीड की अगर बात करें तो ये है 40%। 40% की वैल्यू होती है फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। मतलब ओरिजिनली अगर 5 रही होगी, ओरिजिनली अगर 5 रही हो तो उसका रिडक्शन करके कितना, 2 रिडक्शन हुआ होगा, क्योंकि ये न्यूमरेटर जो है वो रिडक्शन होता है। ये हम परसेंटेज के चैप्टर में और रेशियो प्रोपोर्शन के चैप्टर में डिटेल समझेंगे कैसा काम है। तो 5 में से 2 हो गया तो यहां बची होगी 3, मतलब ओरिजिनली उसकी अपस्ट्रीम स्पीड अगर 5 होगी तो नई स्पीड जो होगी वो 3 होगी। ठीक है, ऐसा है, ये बात है। अब आगे क्या बोला है आपको, इफ इक्वल टू द स्पीड ऑफ द करंट, और जो है एंड विच इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 40% रिडक्शन होने के बाद दैट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द करंट। करंट मतलब यही स्ट्रीम जिसे कहते हैं। तो ये इसकी वैल्यू आपको सवाल में दी है, एस की वैल्यू ये है, एस की वैल्यू ये है, एंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 240 किलोमीटर्स। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर मतलब बी की वैल्यू आपको कितनी दी है, बी यहां दी है 240, ठीक है 240। तो आपको एक बात पता है, अगर अपस्ट्रीम है मतलब बी माइनस एस की वैल्यू यहां सवाल में हमको दी थी, कितना दिया है, 5 दिया है, 5 दिया है, और हमको एस की वैल्यू ऑलरेडी पता चली है, बी इक्वल्स टू, मतलब इन टर्म्स ऑफ रेशियो की बात है, ये वेरिएबल्स है, रेशियो है, तो बी इक्वल्स टू यहां से कितना आ जाएगा, तो ये मैं 5 + 3 कर दूं, क्योंकि हमको एस की वैल्यू ऑलरेडी दी है। तो बी की वैल्यू कितनी है, 8, 8 की वैल्यू सवाल में आपको दी है 240, और हमको क्या चाहिए, देन फाइंड अपस्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड मतलब होता है आपको इसकी वैल्यू दी है, हमने मानी थी ना अपस्ट्रीम ओरिजिनल कितनी थी, 5 थी, ओरिजिनली 5 थी ना, originally that is equal to the speed of the current and the speed of the boat in still water was 240, originally 5 थी, तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी, 5 पार्ट की वैल्यू कितनी, बस हो गया ये सवाल सॉल्व। तो इसको मैं सॉल्व कर दूं, इसको मैं कर देता हूं सॉल्व, तो यहां से यहां भी कर सकता हूं। देखो 8, 8 से हमने 3 बार काटा इसको, 30 8 या 24, 30 टाइम चला गया, और इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 दूने 3 बाची 15, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 150 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 150 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलो आई होप यू गॉट दिस। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, व्हाट इज गिवन इन दिस। मैं गुजारिश करूंगा दोस्तों आप थोड़ा सा वीडियो को क्या करें, पॉज करें थोड़ी देर के लिए, और थोड़ा ट्राई करके देखिए, और आप बाद में रियलाइज कर लेना कि क्या हमने गलतियां की या कैसे उसको अप्रोच करना चाहिए। तो देखो यहां आपको एक चीज बताइए, x की वैल्यू और ये 2x है। अ मैन इन्वेस्टेड x रुपीज एंड 2x रुपीज एट अ सिंपल 15% सिंपल इंटरेस्ट रेट एंड 8% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। काफी इजी है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कंपाउंडिंग एनुअली है, चलो एक बात भी कह दिए कि हमको उसमें कंपाउंडिंग कैसा है, एनुअली फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए रिस्पेक्टिवली। मतलब सिंपल इंटरेस्ट भी 15% के हिसाब से 2 साल के लिए डाला है, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी 2 साल के लिए डाला है। लेकिन यहां क्या है, प्रिंसिपल अलग है, और प्रिंसिपल इसका भी प्रिंसिपल अलग है, उसका भी प्रिंसिपल, टाइम पीरियड सेम है दोनों का। ओके, द डिफरेंस बिटवीन आगे दिया है आपको, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर इज दिस। 2 साल बाद आपको कितना मिला है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 820 रुपये, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, काफी इजी सा सवाल है। हम क्या कर सकते हैं इसको, देखो इसने बोला है एक्स की वैल्यू कितनी है, मान लेते हैं हम 100 रुपया थी, और 2x की वैल्यू 200 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर 100 है मान लेते, क्योंकि वैल्यू मानने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कभी भी रिलेटिव वैल्यू माननी चाहिए।
मान लिया x अगर है या 2x है, तो मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी एन आर अपॉन 100, है ना, पी एन आर, दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट। तो उसने अगर 15% एक साल के लिए है तो 2 साल के लिए कितना रहा होगा, 15% एक साल के लिए, 2 साल का कितना रहा होगा, तो 30% उसने कमाया होगा। एक साल में अगर वो 15 रुपए कमा रहा है तो 2 साल में 30% कमाया होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट उसने 2 साल का कितना कमाया होगा, अगर 100 रुपए पे उसने 2 साल में 30% के हिसाब से कितना कमाया होगा, 15% के हिसाब से, 15% के हिसाब से ऑब्वियस है 30% मतलब 30 रुपया कमाया होगा, इसका अपॉन 100 करके डिनोमिनेटर में डालेंगे, 30 रुपए कमाया होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट भाई ने कमाया है 30 रुपया। हम एक्चुअल अमाउंट लेके चल रहे हैं, बाद में उसको रिलेटिव वैल्यू के साथ जोड़ देंगे, एक्चुअल अमाउंट के साथ जोड़ देंगे। तो अभी रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, सी आई कहते हैं हम। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रहा होगा, उसने 200 रुपया उसने डाला है, 200 रुपया। और आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट इट इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, और उसका इफेक्टिव इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा शायद, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। ये क्या होता है, टोटल सी आई फॉर 2 ईयर्स, है ना, परसेंटेज टर्म्स में। तो कितना है 8 प्लस 8 इंटू 8 अपॉन 100, तो कितना आता है ये 16.64%। तो 2 साल का उसको, वैसे तो उसको 8 एंड 16 में 16 रुपीज ही मिलना चाहिए था, लेकिन इसको मिला है 16.64%। तो मुझे एक बात बताओ, उसने कंपाउंड इंटरेस्ट कितना कमाया होगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के हिसाब से उसने 200 रुपए पे 16.64% हमने निकाला, तो वो आता है 33.28 रुपीज, ठीक है, 33.28 रुपीज वहां से निकल के आता है। ओके, तो इसकी वैल्यू मैं यहां रखता हूं 33.28 रुपीज, ये रुपीज में ले लिया। अब आगे बोला है उसने, भैया डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹10, कितना है, तो 820 रुपया। तो कर लेते ना, इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है 3.28, उसकी वैल्यू हमको सवाल में दी है 820 रुपया। कितना दिया है 820 रुपया। अगर 3.28 की वैल्यू इतनी है तो मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूँ 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर, क्यों, क्योंकि मुझे उसको पॉइंट को हटाना है, मुझे उस पॉइंट को हटाना है। तो मैंने कर दिया, तो कितना होता है 328 की वैल्यू सवाल में दी है 8200 ट्रिपल जीरो करना पड़ेगा, 2 0 लगा के। इसकी वैल्यू यह है, तो हमें क्या चाहिए, तो 100 की वैल्यू, हमने तो 100 माना था, x पूछा है ना, तो x मतलब क्या था 100, तो 100 की वैल्यू कितनी, 100 की वैल्यू कितनी, तो बताओ जरा। तो क्या करेंगे हम, 100 की वैल्यू मतलब कितना होता है, तो ये करेंगे हम 82123 इंटू 100 अपॉन 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 में चला जाएगा 328। 4 से काट देते, तो 4 से हमने इसको काटा, लेट मी चेंज द कलर हियर, दूसरा कलर ले लेते ब्लैक। तो 4 से काटा, तो देखो 4 से ये जाता है 8 बार और 2 बार, 4 से काटा तो 8 चुक 32, और ये देखो इंटू 4, तो ये 82 से 82 कट गया, 3 0 और 2 0, 5 0 है, मतलब 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए की वैल्यू यहाँ कितनी होनी चाहिए, 1,00,000 रुपया, 1 2 3 4 5, तो ये है 1,00,000 रुपए की वैल्यू, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आना चाहिए, 1,00,000 को मैंने जब 4 से डिवाइड किया तो 25,000 रुपया आपका आंसर होगा, एंड दैट इज योर आंसर। अब आप एज ए स्टूडेंट होते तो इतना नहीं करते, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना लिख रहा हूँ मैं एज ए स्टूडेंट होता तो एक लाइन में कर लेता, इसे कैसे कर लेता, मुझे ये पता है x अगर है 15 का 30% हो जाता है, मैंने 100 मान लिया तो 30 रुपए मेरा ऐसा है, और ये 64 मेरे को पता ही है पहले से ही निकाल के, तो ये 16.6 हो रहा है, तो 16.6 का डबल कर दिया हमने, तो कितना होता है 16.6 का, तो होता है 33.28, बस इसका डिफरेंस लेना था, 3.28 की वैल्यू 820, मतलब मैं एज ए स्टूडेंट ऐसा करता, उसके 2 0 लगा देता, इसको 308 से डिवाइड करता और 100 से मल्टीप्लाई करता, बस इतना करता। ये आपकी स्टोरी नहीं बताता इतनी सारी, आप एग्जाम में अगर रहते तो इतना करते, वो तो आपको मैंने फॉर्मूला वगैरह सब कुछ चीजें बता दी, इसलिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज्यादा होते हैं। ओके, लेट्स come to the next सवाल, length of the train is 400 meters, okay, length of train A is 400 meter, मीटर में गिवन है, and the train of the B is, length of the train B is x meter extra than the train of length of the train A, ऐसा गिवन है सवाल में, ठीक है, कितना है, इतना ज्यादा है, कोई बात नहीं, आगे चलते, ऐसा गिवन है। आगे क्या बोला है, स्पीड ऑफ द बोथ ट्रेन ए एंड बी इज इक्वल, दोनों की स्पीड भाई इक्वल है, तो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो है। अब क्या बोला है, S1 इक्वल्स टू S2 है, स्पीड 1 बराबर S1, मतलब स्पीड ऑफ द ट्रेन ए बराबर स्पीड ऑफ द ट्रेन बी, कोई बात नहीं। एंड उनको पोल क्रॉस करने में एक ट्रेन को 16 सेकंड लग रहे हैं और दूसरी ट्रेन को 24 लग रहा है, मतलब इसको कितना लग रहा है तो 16 सेकंड, इसको कितना लग रहा है तो 24 सेकंड,
बात है 24 सेकंड। मुझे एक बात बताओ कि अगर आपको पता है एक रिलेशन होता है, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस व्हेन टाइम इज सेम, और दूसरा रिलेशन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस व्हेन द स्पीड इज सेम, है ना। तो दूसरा यहाँ पे कौन सा, स्पीड तो सेम है, तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, मतलब जैसे जैसे आपको टाइम ज्यादा रहेगा उतना डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, जितना टाइम आप दोगे, क्योंकि आपकी स्पीड तो सेम है। तो इनको देखो, हमको एक निकालना, आगे क्या पूछा है, देन व्हाट इज द टाइम ऑफ द ट्रेन बी विल क्रॉस 400 मीटर। तो हमको क्या चाहिए, टाइम टेकन बाय बी निकालना है, और उनकी लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रेन बी प्लस प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म हमको निकालना है, और अपॉन स्पीड ऑफ द, मतलब S1 लेते, S2 ले लेते, S2, ठीक है, ये निकालना है। तो मुझे एक बात बताओ, लेंथ ऑफ द ट्रेन अगर 400 है और ये 400 ज्यादा है, तो इसको कितना लगा होगा। मुझे एक बात बताओ, इसकी स्पीड कितनी है, अगर ये पहली ट्रेन 16 सेकंड में अगर 400 मीटर चलती है, तो 8 सेकंड में कितनी, बिल्कुल हाफ चलेगी, 200 मीटर नहीं चलेगी क्या, मीटर चलेगी। क्यों चलेगी, अब बोलोगे सर ये 8 ही क्यों लिया, तो यहां से देखो इनका 8 का डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 8 सेकंड ज्यादा ले लिया, और क्यों लिया होगा, तो ये इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा है, तो इसकी वैल्यू हमको मिल गई बी 200, क्योंकि जो x है वही तो ज्यादा चला, उसके कारण ही तो उसको 8 मिनट एक्स्ट्रा लगे ना, 8 सेकंड एक्स्ट्रा लगे ना। वो x जो डिस्टेंस 400 मीटर को तो उसको 16 ही सेकंड लगना था, ये जो 400 सेकंड है उसके लिए तो उसको 16 सेकंड ही लगना था, 16 सेकंड ही लगना था इसके लिए, तो एक्स्ट्रा जो क्यों लगा उसको 8 सेकंड जो लगा, वो लगा 200 मीटर के कारण, मतलब x के कारण, तो मिल गई हमको। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन b कितनी है, तो ये x प्लस 400 है, मतलब इसका मतलब है 600 मीटर है, बस लेंथ ऑफ द ट्रेन भी मिल गया। उसकी स्पीड भी ऑलरेडी पता है, तो स्पीड देखो, स्पीड क्या है, तो स्पीड होती है, उसका डिस्टेंस कितना है 400 और डिवाइडेड बाय 60, ये कितना मीटर पर सेकंड में आता है, तो ये आता है 25 मीटर पर सेकंड। ओके, सही है, बस हमको मिल गया, प्लेटफॉर्म भी गिवन है, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं अभी 25 मीटर पर सेकंड। तो 16, लेंथ ऑफ द ट्रेन भी कितना है फिर, 400 200 600 प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म है 400 और डिवाइडेड बाय 25, दिस इज द टाइम टेकन बाय ट्रेन बी, बस कहानी खत्म। तो डिवाइड कर दो उसको, कितना होता है 400 200 1000, 1000 को जो 25 से काटेंगे तो कितना आता है 40 सेकेंड, ये आपका आंसर है 40 सेकेंड। काफी इजी सवाल है, कुछ नहीं था। अब मैं एज अ स्टूडेंट होता तो एक लाइन में कैसा करता वो बता देता, इतना सब कुछ नहीं समझता, मुझे इतना डिफरेंस समझ आया, इनका 8 सेकंड का है, 8 सेकंड जो अगर वो 16 सेकंड में 4 से चलता है, मतलब 8 सेकंड में 200 चलेगा, तो ये x की वैल्यू आ गई डायरेक्टली। अब हमें चाहिए x प्लस 200 मतलब 600 और 400, और आपको ये भी पता है स्पीड क्या है उसकी, तो 400 मीटर वो 16 सेकंड में चल रहा है, मतलब 25 मीटर पर सेकंड। यहाँ के यहाँ खिचड़ी बना देता, इसको डिवाइड कर देता, ये क्या होता, टाइम टेकन बाय ट्रेन बी, डायरेक्ट आ जाता 40 सेकंड। 5 सेकंड का सवाल रहता है ऐसे, प्रोवाइडेड यू नो द कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल। समझ रहे हो दोस्तों। एक गुजारिश करूंगा, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट्स नहीं हो, आपकी फैमिली में या फ्रेंड्स में कोई अगर एस्पिरेंट्स है तो उनको शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी थोड़ा फायदा हो जाए। चलो आगे बढ़ते। क्या बोला है देखो, यहाँ ए इज 40% लेस देन बी, लेस एफिशिएंट। तो एफिशिएंसी की बात करते ए एंड बी, उनकी एफिशिएंसी का रेशो दिया है, देखो 40% की वैल्यू होती है 2/5, मैं यहाँ का लिखता था, मतलब ए जो है लेस एफिशिएंट है, अगर बी जो 5 होगा, बी की एफिशिएंसी अगर 5 होगी, तो उससे 2 कम करके, न्यूमरेटर हम उसमें से कम करते, परसेंटेज चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा मैं कि कैसा हम कम करते, ज्यादा करते, रेशो प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं। तो उसमें से 2 कम कर दिया हमने, तो उसकी होगी 3। ओके, आगे बोला है हु मतलब होता है बी, बी इज 20%, बी कैन डू द सेम वर्क इन 20% लेस टाइम। अब ये टाइम का रेशो दिया है, टाइम मतलब 20% की वैल्यू होती है 1/5, कितनी होती है 1/5। 1/5 का मतलब होता है अगर सी को बी कैन टेक डू द सेम वर्क इन 20% लेस देन सी, तो सी जो है डिनोमिनेटर में हमने अगर माना सी अगर डिनोमिनेटर में है, इसकी वैल्यू अगर ये जो अगर सी है, सी की अगर टाइम की बात करें हम, ये टाइम का रेशो है उनका, टाइम का रेशो बी एंड सी का, ठीक है। बी को अगर 5 टाइम लग रहा है तो उसको 4 लगेगा, एक कम करके इसमें से, ठीक है, वर्क न्यूमरेटर को कम कर दिया, 4 लगा, तो उसका एफिशिएंसी का रेशो क्या रहा उनका 4:5। बस हो गया। यहां देखो बी की एफिशिएंसी 5 है और यहां भी बी की एफिशिएंसी 5 है, तो कॉमन स्केल पे आ गए, तो हम सी की एफिशिएंसी यहां लिख सकते हैं 4। बस आपको इतना सब कुछ करना था, कन्वर्ट करना था पहले।
ये तो हो गया सब कुछ कहानी। अब उनका रेशियो हमको पता चल गया, एफिशिएंसी का रेशियो कितना आया है उनका, इतना, ठीक है। एफिशिएंसी का रेशियो आया 3:5:4, 3:4 एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब उनके टाइम का रेशियो भी हम ले सकते हैं डायरेक्ट, या फिर टाइम को लेने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही हम निकाल सकते हैं। आगे हमको क्या पूछा है वो देख लेते हैं, आगे क्या बोला है। इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट 80% ऑफ वर्क इन 12 दिवस, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, 12 डेज में 80% ऑफ द वर्क उसको 12 दिन लगते हैं, तो 100% के लिए कितना लगना चाहिए? तो इसको 100% मतलब पूरा काम, है ना। चलो, अगर 80% को भाई साहब को इतना लग रहा है तो 100% को कितना लगना चाहिए? तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो ये 20 से 4 बार गया, 20 से 5 बार गया, 4 से ये 3 बार गया, 5 से 15, तो पूरा काम करने के लिए भाई को 15 दिन लग रहे हैं। ओके, पूरा काम करने के लिए 15 दिन लग रहे हैं। तो ये एफिशिएंसी जो गिवन है उसको हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट 80% ऑफ वर्क इन 12 डेज, मतलब पूरा काम करने के लिए उसको 15 दिन लगते हैं। और 15 दिन इंटू ए एंड बी अगर करेंगे तो ए एंड बी की एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, एफिशिएंसी इनटू उसका टाइम करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क इसका एफिशिएंसी कितना है? 5 और 3 8, ए एंड बी का, तो 8 इंटू 12 दिन, तो कितना वर्क आएगा? 15 दिन करेंगे, 15 दिन, क्योंकि वो अगर समझो तो 15 दिन पूरा काम आ जाएगा, क्योंकि उसने कितना दिन काम किया है? 12 दिन में। ए प्लस बी जो है उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से अगर 15 दिन काम करते तो टोटल दिन आ जाएगा, ठीक है। कितने दिन? 15 दिन, क्योंकि उन्होंने 15 दिन में पूरा काम कर दिया। मतलब ए एंड बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 और 3 8, 8 के हिसाब से अगर वो 12 दिन काम करते हैं, ये तो 80% है। तो 96 अगर उतना है तो टोटल मतलब ये 80% की वैल्यू है। मैं डायरेक्ट ले लूँ तो उन्होंने पूरा दिन काम करने के लिए 15 दिन लिया, तो हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो पूरा काम कितना है? तो वो है 5 दिन 8 इंटू 15, तो कितना हो गया? ये हो गया आपका टोटल वर्क, ठीक है। 15 दिन में उन्होंने, हालांकि उन्होंने बोला था कि 12 दिन में काम किया है, लेकिन हमने तो ये निकाला ना कि पूरा कितना, वो तो 80% काम है, तो हमने निकाला पूरा काम। पूरा काम करने के लिए उनको 15, तो ये हो गया टोटल 15 टी विषम से, मतलब टोटल काम कितना है भैया? टोटल है 120 यूनिट। कितना है? 120 यूनिट टोटल काम है। अब हमें चाहिए देन इन हाउ मेनी डेज 60% ऑफ द वर्क कैन बी कंप्लीट बाय बी एंड सी। तो मुझे एक बात बताओ, 60% कितना होगा? तो 120 का 3/5। अब ये 60% की वैल्यू कितनी होती है? 3/5। अगर 3/5 हमने निकाला और उसको अगर डिवाइड कर दिया, ये क्या है? टोटल वर्क, और उसकी एफिशिएंसी बी एंड सी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 4 4 9, 9 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 9 से डिवाइड कर दिया तो कितना होता है? ये 24 या 72, 72/9, तो कितना होता है? 8 दिन लगेंगे भैया उसको। कितने दिन लगेंगे? 8 दिन, 8 दिन, ठीक है, 8 दिन लगेंगे। समझ रहे हो? बहुत ही आसान था। एक्चुअली आप एग्जाम इन मतलब एक्चुअल आप स्टूडेंट जब रहते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। एज अ स्टूडेंट आप कैसे करते हैं? मुझे एक बात पता है कि इनकी एफिशिएंसी का ए एंड बी की एफिशिएंसी यहाँ से हमको पता है, तो इसकी अगर 5 थी तो इसकी 4 थी, ठीक है। उसके बाद ये 20% लेस मतलब होता है 5:20, 1/5 का रेशो है। अगर सी अगर 5 है तो ये 4 होना चाहिए, ये 4 होना चाहिए। अगर 4 अगर है तो 5:4 का रेशो आएगा, मतलब बी की एफिशिएंसी, क्योंकि ये टाइम का था, तो ये अगर 5 है तो सी कितना होता? 4 होता, बस इतना, ठीक है। तो ऐसा अगर है, उनका रेशो हमको मिल गया था 5:4:4, ठीक है। अब बोला था आपको इनके 9 के हिसाब से, 9 के हिसाब से, अच्छा सॉरी यार 3 था, यह 3 होता है 3:5, 2 कम करके। तो 8 के हिसाब से उन्होंने 15 दिन में इतना काम किया। मैं तो ऐसा भी करता, मतलब उसने 12 दिन बोला तो 12 दिन लेते, 8 इंटू 12, ये वैल्यू है आपकी 8 की, ये तो आपकी 8 की है, तो ये 10 का कितना? ये हो गया आपका टोटल वर्क, और इसका मुझे चाहिए था 3/5, और इसको डिवाइड करेंगे 9 से, क्योंकि उसने बोला है बी एंड सी की एफिशिएंसी मिलके कितनी है? 9 है। तो बस इतना करता। अब देखो इसमें से क्या कटता है, जो जो कटता है उसे काट लेंगे। तो 8 से 8 कट गया, 5 से ये 2 बार कट गया, और 3 से ये 3 बार कट गया, 3 से ये 4 बार कट गया, 4 दूने 8, 8 डेज। बस इतना करता मैं एज अ स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट ऐसा करता, ठीक है। मैं आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं बताता, बस एज अ स्टूडेंट इतना करता और आपका आंसर आ जाता, ठीक है। चलो आई होप। लेकिन इसके लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन काफ़ी अच्छे से आना चाहिए,
क्या आना चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। यहाँ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। ओके, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल आपको पता होगा, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल होता है L प्लस बी इंटू टू एंड विच इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो पेरीमीटर क्या होता है, साइड इंटू 4, ये होता है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं पेरीमीटर 4 इंटू एस। ठीक है, ओके, एंड बोला है स्क्वायर का एरिया है 400 मीटर, तो एस स्क्वायर बराबर एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, तो वो होता है साइड का स्क्वायर, तो वो है 400। तो एस की वैल्यू यहां से आ जाएगी 20, रूट निकालेंगे हम दोनों तरफ से, तो क्या आएगा, 20 आएगा। अब निगेटिव तो आ नहीं सकता क्योंकि वो तो एरिया है, एरिया कभी निगेटिव नहीं होता, तो हमको ये बता देगा एस की वैल्यू कितनी है, 20। तो इसमें जगह रख देते हैं हम, एस की वैल्यू हमको मिल गई 20। तो एल प्लस बी इंटू टू बराबर 4 इंटू 20, कितना आया था, हाँ 20 आया था। तो ये 2 से 2 कट गया यहाँ, तो ये एल प्लस बी बराबर कितना आ गया, यहाँ से आ गया 40। ठीक है, अब आगे और एक लाइन दी है हमको, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 40% मोर देन, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 40% मोर देन द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो साइड के ज्यादा, अगर साइड की अगर 40% की वैल्यू अगर आपको पता होगी, तो 40% की वैल्यू होती है 2/5, 2/5 होती है, मतलब लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन द स्क्वायर। तो स्क्वायर हमको पता चल गया, साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी है, यहां से 20 है, तो उसका 40% ज्यादा हम करेंगे, 40% ज्यादा हम करेंगे, तो इसको 20 से हमने 40 जोड़ दिया, मतलब 8 जोड़ दिया, यहाँ से प्लस 8 कर दिया, तो ये 28 हो जाएगा। 20 का 8 40% कितना होता है, 20 का 40% होता है 8, तो उसमें हमने जोड़ दिया, तो इतना है। तो L की वैल्यू भी मिल गई हमको, L की वैल्यू कितनी मिल गई, अब एक्चुअल मिल गई है, L की वैल्यू 28 है, तो L की वैल्यू 28 है, B निकालना है यहाँ से, और उसकी वैल्यू है 40, तो यहाँ से निकल के आएगा B बराबर 12। B कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो B अगर 12 आ गया है, B अगर आपका 12 आ गया, तो बस हमको आगे क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो स्क्वायर एरिया का स्क्वायर का एरिया क्या होता है आपको पता है, सॉरी रेक्टेंगल पूछा है ना, रेक्टेंगल, तो लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो L कितना है हमारे पास, तो 28 है, B कितना है 12, तो कितना आता है 12 इंटू 28 करेंगे तो 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट में 6 आना चाहिए, मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अभी बचे दो ऑप्शंस, तो अभी हमको लास्ट के 2 डिजिट निकालने हैं। हम इसको कैसे कर सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं, 8 दूनी 10, 10 मतलब 1 इंटू 3, हमारा 3 आना चाहिए, डिजिटल सम जो आना चाहिए वो 3 आना चाहिए। डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 3। तो देखते हैं कितना होता है डिजिटल सम, तो 5 और 3 8 6 3 9 छोड़ दिया, तो ये तो 5 है, तो ये नहीं हो सकता, 3 और 6 3 9, 3, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। मैंने देखो यहाँ एक्चुअल कैलकुलेशन ना करके दो ऑप्शंस, मैंने पहले तो मैंने 3 ऑप्शंस यूनिट डिजिट से एलिमिनेट कर दिए, यूनिट डिजिट से एलिमिनेट कर दिए, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन करके पहले एलिमिनेट कर दिए दोनों, 8 दूनी 16। और अभी मुझे चाहिए था, अभी मुझे पता चल गया था कि भैया लास्ट का जो डिजिट्स है वो तो 6 से आना चाहिए, तो ये तो मेरे हो नहीं सकते। अब बचे थे दो ऑप्शन, तो उसको मैंने कैलकुलेट ना करते हुए एक डिजिटल सम नाम की भी एक मेथड होती है जो ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए हेल्प करती है, तो मैंने इसको डिजिटल सम से, जैसे 8 और 2 10, 10 मतलब 1, जैसे 10 होता है ना, तो उसके डिजिट्स का सम कर दिया तो 1। ठीक है, और बीच में इंटू का साइन है, बीच में इंटू का साइन है, तो 1 इंटू 2 1 3, तो ये कितना आता है 3। ठीक है, तो 3 हमारा डिजिटल सम आना चाहिए। तो वैसे ये 6 और 3 9 छोड़ देने के बाद 5 आ रहा है, इसका डिजिटल सम तो 5 है, तो ये नहीं हो सकता, हमारा आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो, हम अलग अलग हैक्स लगा के ही स्पीड बढ़ा सकते हैं, टाइम पे आपको लेकिन क्लिक होना चाहिए कि भैया मैं कौन सा हैक यहाँ लगा लूं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैंने डिजिटल सम का भी यहाँ यूज कर लिया। क्या होता है डिजिटल सम, एसएमसी जो चैप्टर होता है स्पीड मैथ कैलकुलेशन, हम उसमें डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या हैक्स है कैलकुलेशंस के। ओके, चलो व्हाट्स टाइम नाउ, शॉपकीपर हैज 2 आर्टिकल्स ऑफ, let me check what is the time now because I gotta go for another session, which time of, okay 29 minutes we have left with 29 minutes। okay चलो let's start now। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, शॉपकीपर हैज 2 आर्टिकल्स। ओके, उसके बाद 2 आर्टिकल्स है, ये है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट है ना। अ शॉपकीपर हैज 2 आर्टिकल्स, जीन्स एंड शर्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ जीन्स इज इतना मोर देन 32.5% more than the cost price of the shirt. Cost price of jeans is increased by 30%. Okay, and it is sold for rupees 4134 at a profit of 25%. If the shirt marked is 15% above the cost price, then find the mark price of the shirt. देखो इसको मैं पहले बेसिक से आपको बताऊंगा और फिर मैं एज अ स्टूडेंट अगर होता एग्जाम में तो कैसा करता। ठीक है,
पहली बात तो हमको डिटेल में जानना है जीन्स एंड शर्ट, उसकी आपको कॉस्ट प्राइस दी है, सीपी दिया है, तो ये इतना ज्यादा है बोलते, तो उनका रेशियो हम निकाल सकते हैं। उसको लिखता हूं मैं 65/2। क्यों लिखता हूं? क्योंकि उसका डबल करके मुझे आसानी लगती है, और परसेंटेज है तो 1/100। तो ये निकल के आता है, फ्रैक्शन में आता है 13/40। आप जब सॉल्व करोगे तो आता है 13/40। मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ द जीन्स इतना ज्यादा है, मतलब अगर हमने ये डिनोमिनेटर में अगर शर्ट की कॉस्ट प्राइस अगर मान ली 40, तो उससे ज्यादा 13 मिला के न्यूमरेटर को ऐड कर दिया तो ये हो जाएगी 53। ओके, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द जीन्स इज इंक्रीज बाय 30%। ओके, यहां से अगर हमने CP2, CP1 और CP2 कर देता हूं मैं, इंक्रीज बाय कितना है, इंक्रीज बाय कितने परसेंट से इंक्रीज कर रहे हैं हम, तो वो बोल रहा है 30% से इंक्रीज कर दिया। तो इस वैल्यू को मैंने अगर 30% से इंक्रीज कर दिया तो उसका रेशियो आता है 53 इंटू 13/10। कैसे आता है मैं बाद में इसको लेक्चर्स में बताऊंगा, है ना। 13/10 से इंक्रीज हुआ है, एंड इट इज सोल्ड फॉर, ये क्या हो गई, अब इनको मैंने कॉस्ट प्राइस को ही, पहली कॉस्ट प्राइस जो उसको इंक्रीज कर दिया, और इसके आगे भी भाई ने इंक्रीज कर दिया है, 25% प्रॉफिट भी लिया है उस पर। 25% प्रॉफिट अगर वो इंक्रीज करता है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, तो 25 का मतलब होता है 53 इंटू 13/10 का 5/4, और इसकी वैल्यू हमको सवाल में दी है 4134। इसको काट लेते हैं। अब जब काटेंगे इसको तो कितना आता है, तो वो आता है, देखो 5 से ये 2 बार जाएगा, और 13 से 8, मतलब 8 का मल्टीपल तो होना चाहिए। 13 से काट के देखते, 13 दिया 39, बचे कितने, 3 9 2 बचे हैं, तो कितना आंसर होता, 4 एंड, हाँ 13 से और एक बार काटा तो 13 बन जा 13, बचे कितने, 10 बचे हैं, यहाँ से यहाँ 10 बचे हैं, तो 13 8 4 से 318 आता है। ओके, तो 318 इंटू 8/53, तो 53 भी इसको कितनी बार काटता है, तो 6 बार काटता है, 6 3 8, तो आपका आंसर आना चाहिए 4 दूने 8 से कमेंट 4, तो एक पार्ट की वैल्यू अब क्या आना चाहिए, 48। ओके, एक पार्ट की वैल्यू काट के आना चाहिए 48। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक तो सारा क्लियर है, आपको 48 आना चाहिए। चलो, हमको क्या मिला है, एक पार्ट की वैल्यू 48 मिल गई है। अब आगे, एक पार्ट की वैल्यू अगर इतनी है तो 40 पार्ट्स की वैल्यू कितनी है, एक पार्ट की वैल्यू इतनी है तो 40 पार्ट्स की वैल्यू कितनी है, एक पार्ट की वैल्यू तो इतना हम करेंगे 48, ये आप एक्चुअल में कन्वर्ट करोगे। अब उसके बाद भी उसने साहब ने क्या किया, एक पार्ट की वैल्यू तो हमको आ गई 40%, इतना तो आपको समझा है, ठीक है। मैं थोड़ा रफ कर देता हूं। अगर 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 भाई साहब ने ऐसा कहा है, तो देखो एक पार्ट की वैल्यू, तो 40 पार्ट की वैल्यू इतनी होगी, और 53 पार्ट की वैल्यू, वो उसको भी कर देते हैं हम, उसकी तो जरूरत ही नहीं है हमको, लेकिन कर लेते हैं आपके समझने के लिए। तो ये 48 इंटू कर लो, इसका क्या करेंगे, 53 इंटू 48, हालांकि जरूरत नहीं है। और अभी देखो उसने क्या बोला है कि आगे पूछा क्या है वो देख लेते हैं। इफ द शर्ट इज मार्कड अप 15% अबव द कॉस्ट प्राइस, ये तो उसकी कॉस्ट प्राइस, अब इसके ऊपर उसको कितना मार्कअप करना है, मार्कअप करना है 15% का। अगर 15% का मार्कअप आप करते हो तो मतलब 15% मार्कअप, जो भी वैल्यू बढ़ाते हो 15% इंक्रीज करते हो, तो वो वैल्यू होती है 115% ऑफ द सीपी, और इसकी वैल्यू आती है 23/20। कितना आता है, 23/20 आता है। 23/20 अगर आता है, देन द कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस हमको निकालना है। तो ये अगर मैंने मार्कअप को बढ़ा दिया तो ये आपकी एमपी हो जाएगी। मुझे एक बात बताओ, ये जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको जब मैं बढ़ाऊंगा 40 इंटू 48 इंटू 23/20, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कैलकुलेट करके देख लेना, 20 से 2 बार जाता है, और 8 दूने 16, 48, यूनिट डिजिट में 8 आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो सेटिस्फाई करता है, ठीक है। यूनिट डिजिट में 8 आता है, तो आपका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2। देखो दोस्तों, ये मैंने क्वेश्चन खुद नहीं बनाए हैं, एसबीआई में आए हुए सवाल है, ठीक है। ओके, तो ये तो बात हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो सब कुछ हमको करना ही नहीं था, एग्जामिनर यहाँ आपका स्मार्टनेस टेस्ट करना चाहता था। देखो जीन्स एंड शर्ट, हमने अभी अगर रेशियो निकाला था उनकी सीपी का, तो वो था 13/40, मतलब ज्यादा था, तो मैंने एस को अगर 40 माना था, तो ये 53 करके अभी मैंने निकाला था, 13 ज्यादा जोड़ के ये 53 था। यहां से अगर आपने सवाल पढ़ा होता केयरफुली कि भैया पूछा क्या गया है, व्हाट इज आस्क्ड टू यू, कितना होता है ये, 15% अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इफ द शर्ट मार्क्ड अप 15% अबव द कॉस्ट प्राइस, अगर 15% अबव द कॉस्ट प्राइस अगर है, देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द शर्ट। कितना है, मार्क प्राइस ऑफ द शर्ट, क्या करेंगे, मार्क प्राइस ऑफ द शर्ट। अब देखो, आपको एक बात पता हो,
इसकी जो भी वैल्यू 40 जो है उसको मैं अगर कोई भी चीज मान लेते x है ना, क्योंकि उसका कोई वेरिएबल अगर हमने ले लिया तो एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अगर सीपी है, ये अगर उसकी सीपी है, तो सीपी से मुझे अगर एमपी निकालना है तो मैं क्या करूं, यहां पे मार्कअप दिला दूंगा। तो उसने बोला है कि भैया इस पे जो दूसरी वैल्यू है इसको 15% से बढ़ा दिया है। 15% से बढ़ा दिया मतलब जो भी होगा 40x इंटू 15% मतलब 115% हुआ होगा, और उसकी मतलब होता है 23/20, है ना, 23/20। तो इसको मैं ऐसा नहीं कर सकता क्या, 23/20, तो कितना आता है, जो भी आता दैट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 23 को, जो भी आपका आंसर होगा वो 23 का मल्टीपल हो। कौन सा, जो भी वैल्यू हो दैट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 23। अब हम ऑप्शंस को हेल्प करेंगे, यहाँ ऑप्शंस की हेल्प करेंगे। ये 23 का मल्टीपल तो है नहीं, इसको फिलहाल रहने दे। तो इसको 23 से काटेंगे तो ये भी नहीं है, ये भी 23 का मल्टीपल नहीं, ये भी 23 का मल्टीपल नहीं है। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप टेस्ट कर लेना, सारे ऑप्शंस को डिवाइड करके देख लेना 23 का कोई भी है, क्योंकि ऐसा ऑप्शंस उसने सेट किए थे। आपका स्मार्टनेस जानना था उसको, क्या जानना था भाई, उनको जानना था आपकी स्मार्टनेस। जब स्मार्टनेस अगर जानना चाहता है एग्जामिनर तो आपको ऑप्शंस भी इस तरह से दे देगा कि भैया इसने स्मार्टली कैसे कर सकता है ये स्टूडेंट। ओके चलो, आई होप इट इज क्लियर। चलते हैं आगे। एक पार्टनरशिप का सवाल है। अब देखो पार्टनरशिप का ये 48 दो सवाल बचे हैं, हम कर लेंगे और खत्म कर लेंगे ये कहानी, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं कि आपको अगर बैच के लिए इनरोल करना है, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके एक बात से दिमाग में घुसती नहीं कोई बात, है ना। तो अगर आपको बैच के लिए भी इनरोल करना है, जो स्क्रोलिंग नंबर ऊपर स्क्रोल होता हुआ दिख रहा है या डाउनवर्ड भी है पीपीटी के नीचे, तो वो नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो। बैच के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। आपको अगर दूर हो, आप कहीं नागपुर के बाहर से हो, तो आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिटेल में सारी कॉन्सेप्ट सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी, आपको यहाँ वहां ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये कंटेंट वहां, ये कंटेंट वहां। और कुछ अगर डाउट आया ड्यूरिंग द क्लास, तो आपको डाउट आना लाजमी है अगर आप प्रिपरेशन फेज में हो। तो अगर डाउट आता है तो यूट्यूब का क्या ड्रॉबैक है कि हमने सपोज आज वीडियो डाल दिया, आपकी कमेंट्स, आपने वीडियो देख लिया कल, और उसके बाद आपको अगर डाउट आ गया तो उसकी कमेंट्स हम कब पढ़ेंगे और आपको कब आंसर देंगे, क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड वर्जन है। इसलिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लाइव क्लास में रहे, और वो भी पेड वर्जन में रहे। पेड वर्जन में आपको सारे कंटेंट्स हमारे ऐप पे सीक्वेंस वाइज मिलते हैं। चलो, आई होप यू गॉट दिस। A and B started the business with the capital of 8,000 and 10,000. ओके, तो हम यहां लिखते हैं A and B दोनों बंदे हैं, उसका इन्वेस्टमेंट कितना है। तो मैं एज ए स्टूडेंट जब भी रेशो, क्योंकि हमें रेशो से मतलब होता है, तो 3 जीरो पहले ही हटा देते, कुछ बचा ही नहीं है। यहाँ के यहाँ छोटा भी कर लेते हैं उसको। 4 से मैंने 2 बार किया और 4 से यहाँ 5, 2 बार काटा है तो यहाँ 4 हो जाएगा, 2 बार काट लेता हूँ, इसको 2 बार काट लिया तो 5 आता है। मतलब इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ 4:5 का रेशो, ठीक है। ए लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 5 मंथ्स। ओके, तो इसका टाइम पीरियड हम लिख ले, तो इसने 5 महीने के लिए वो बिजनेस में रहा है। और बी कंटिन्यूड, मतलब आगे हम देखते हैं ए गेट्स प्रॉफिट ऑफ 20% मैनेजिंग द बिजनेस एंड रिमेनिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट इफ आफ्टर 1 ईयर, मतलब 12 महीने के लिए बिजनेस चला है। ओके, तो आपको एक बात पता होगी, प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो प्रॉफिट कितना होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ऐसा बोल सकते हो, इनका प्रोडक्ट। तो आपको यहां प्रॉफिट मिलेगा, तो यहां भी हम थोड़ा काट लेते, 5 से 5 क्रॉस में कट जाता है ये, और 4 1 4 4 3 मतलब उनके इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो आया है 1:3 का, सॉरी प्रॉफिट का रेशियो, आ गया 1:3 का। ओके, अब आगे उसने क्या बात बताई हमको भैया, उसने बात बताई है कि ए गेट्स 20% प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस एंड रिमेनिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट शेयर। मतलब उसको तो पहले नेट 20% प्रॉफिट का चला गया, क्योंकि वो बिजनेस चला रहा था, ऑब्वियस बात है। दूसरा एक एक्टिव पार्टनर होगा, दूसरा शिपिंग पार्टनर होगा, दोनों में से 20% उसको पहले ही नेट चला दिया। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट सपोज द प्रॉफिट इज क्या कर लेते, प्रॉफिट कितना है आपका, प्रॉफिट है टोटल प्रॉफिट जो है, टोटल प्रॉफिट हम मान लेते 100 रुपया था, कितना था, 100 रुपया, ठीक है। रिलेटिव वैल्यूज मानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका कैलकुलेशन बहुत कम हो जाता है। अगर 100 रुपए प्रॉफिट था तो उसको ए को कितना, ए का प्रॉफिट पहले सैलरी के फॉर्म में चला गया, तो उसको प्रॉफिट का मतलब उसकी सैलरी दे देते हैं हम उसको, सैलरी, ए की सैलरी कितनी है 100 रुपए का 20% मतलब 20 रुपए चला गया होगा। तो रिमेनिंग कितना बचा है, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट बचा है 80 रुपया। तो 80 का भी उसको अभी उसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा।
कौन सी रेशियो में? तो 80 को हमने रिमेनिंग प्रॉफिट को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो उसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। क्यों? प्रॉफिट का रेशियो क्या है? 1:3 के रेशियो में। तो ए को कितना मिला होगा? ए को प्रॉफिट कितना मिला होगा? 1/4 ऑफ 80। 80 कितना मिला होगा? 20 रुपए अगेन। ठीक है, कितना मिला होगा? 20 रुपए मिला होगा ना। 1/4, 4 पार्ट्स की वैल्यू हमको 80 रुपया दिया है ना, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा एक, तो इसलिए ए के हिसाब से हमने उसको 20 रुपया दे दिया। तो टोटल ए को कितना मिला है? मैं ऊपर लिखता हूं यहां, ए को टोटल कितना मिला है? तो ए का शेयर, शेयर यहां लिखता हूं, ए का शेयर टोटल कितना है? टोटल ए का शेयर वो है, उसको तो पहले पहले सैलरी मिली, फिर प्रॉफिट का हिस्सा मिला, सैलरी प्लस प्रॉफिट, तो कितना है? 20 रुपया प्लस 20 रुपया, है कि नहीं? तो 40 पार्ट की वैल्यू आपको सवाल, 40 पार्ट की वैल्यू सवाल में आपको दी है 2500 रुपया, दिया है ना, यहां सवाल में दिया है ना 2500 रुपया। बस कहानी खत्म। तो यहां मैं ईयर अप कर देता हूं। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इसके नोट्स भी बना सकते हो, समझ रहे हो? चलो कोई बात नहीं। उसका 25-40 पार्ट की वैल्यू सवाल में दी है 2500। तो 100 पार्ट की वैल्यू कितनी? 100 क्यों लिया मैंने? क्योंकि टोटल प्रॉफिट हमने क्या माना था? 100 रुपये माना था, तो 100 की वैल्यू कितनी? तो अब देखो, इसको मैं काटूं तो ये 20 से गया, 20 से गया, 20 से गया तो 2 बार, और 20 से ये 5। 20 से अब देखो इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है? 2500 इंटू 5/2, तो यह आता है 6250 रुपया। काट लेके देखना, आपका आंसर 6250 रुपया। बहुत ही आसान, इतना करने की जरूरत नहीं होती। मैं एज ए स्टूडेंट होता तो कुछ और तरीके से करता, लेकिन आपको समझाने के लिए इस तरह से करता। मैं एज ए स्टूडेंट होता तो एक लाइन में कैसे करता। मुझे जैसे ही पता चला इनका रेशियो क्या है, तो ये है रेशियो 2:5 का रेशियो है। ठीक है, नहीं सॉरी 4:5 का रेशियो है, 4:5 का रेशियो है। तो मुझे एक बात मान लिया, तो उसकी पहले उसको 20% चला जाएगा प्रोफर प्रॉफिट का, तो बचेगा कितना? 20%, तो 4/5 बचेगा। तो एक ए को मैंने दे लिया, उसका 20% उसको दे दिया, फिर बचा कितना? तो 4/5 बचा ऑफ द टोटल प्रॉफिट, और उसको 1/4 के रेशियो में बांट लिया, और उसको वैल्यू मिली है 2500। बस इतनी कहानी। जिसको इक्वेशन बनाने आया और ऐसी कहानी समझ में आई, उसने तुरंत प्रॉफिट निकाल लेगा। तो 1/5 ये क्या है उसका? ये क्या है? उसकी सैलरी। और ये क्या? तो उसको टोटल जो सैलरी प्लस प्रॉफिट मिला है, तो उसका दे दिया हमको। तो कितना होता है इसको? देखो 4 से 4 कट गया, बचा क्या है? ऊपर, ऊपर यहाँ 1 बचा होगा, तो 1/5 पी और 1.5, ये 1/5 ऑफ पी और 1/5 ऑफ पी, तो हम जोड़ देते 2/5 ऑफ पी बराबर 2500 रुपया। तो पी की वैल्यू कितनी? तो 2500 इंटू 5/2, तो कितना होता है ये? तो 6250 रुपया। देखो सॉल्व करके आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, वो 100 वगैरह मान के नहीं करता, क्योंकि आपको इक्वेशन फ्रेमिंग में थोड़ा सा समय लग सकता है समझने के लिए। ये 4/5 कहाँ से आया, 1/5 कैसे आया, ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो 2 सवाल बचे हैं, आखिरी 2 सवाल हम कर लेंगे और फिर इस वीडियो को रोक देंगे। बाकी रिमेनिंग पार्ट कल करेंगे। सैलरी ऑफ अ मैन इज 50,000 फ्रॉम विच ही स्पेंड 20% ऑन रेंट, 10% रिमेनिंग ऑन द बिल्स एंड 20% यहाँ रिमेनिंग का जो वर्ड है वो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो कुछ? फर्दर रिमेनिंग ऑन द मिसलेनियस एक्सपेंस, फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट मैन गिव्स सम अमाउंट टू हिज वाइफ एंड रेस्ट अमाउंट इन्वेस्ट इन द 5:4 के रेशियो में। फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन हाउ मच लेस देन मोर देन 10। ठीक है, ये सारा कहानी हमारे पास है। अब हम तो उसके पास 50,000 ऑलरेडी है पहले। एक रिमेनिंग का कॉन्सेप्ट होता है। अब जैसे मेरे पास 50,000 है, आप क्या करते हो? नॉर्मल स्टूडेंट उसको कम 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 करते जाते हो, पूरी वैल्यू को एज्यूम करते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना, वो टाइम कंज्यूम। उसके पास इनिशियली 50,000 है ना, तो उसका अगर उसने 20% खर्च कर दिया तो 80% बचा होगा। 80% की वैल्यू कितनी होती है? 4/5। या फिर मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, थोड़ा ज्यादा डिटेल में समझने के लिए? तो इनटू 1 माइनस करते हैं रिमेनिंग के लिए, 1 माइनस 1/5। ठीक है, अब जो भी बचा है माइनस 1/10, क्योंकि 10% की वैल्यू होती है 1/10, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/5। ठीक है, अब बचा है 20% ऑफ द फर्दर रिमेनिंग, मतलब 20% की वैल्यू कितनी है? 1/1/5, 1 माइनस 1/5, ये हो गया। और ये है उसके सब खर्चे होने के बाद रिमेनिंग अमाउंट। ये क्या है? रिमेनिंग अमाउंट। ये जो बचा है ये है रिमेनिंग अमाउंट। सब कुछ करने के बाद जो बचा है वो है इतना अमाउंट। ओके, 50,000, 1 2 3 इंटू 4/5 इंटू 9/10
इंटू 4/5, और ये क्या है, रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट इसको काट लेते ना, इसको डिनोमिनेटर से काट लेते तो 25 मतलब 250, 250 का डबल मतलब 200 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 4, तो ये क्या है, रिमेनिंग अमाउंट। इसकी रिमेनिंग अमाउंट है। ओके, कोई बात नहीं भैया। उसने 5:4 के, उसने मैन गिव्स सम मनी टू हिज वाइफ एंड रेस्ट ही इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड्स। यहां थोड़ा सा लाइन में चेंजेस होना चाहिए था। मैन गिव्स, सम नहीं होना चाहिए, मनी टू हिज वाइफ एंड रेस्ट नहीं होना चाहिए था, एंड ही इन्वेस्ट, या फिर अ मैन गिव्स रेस्ट ऑफ द अमाउंट, रेस्ट ऐसा होना चाहिए था, थोड़ा करेक्शन है वो। मैन गिव्स रेस्ट ऑफ द मनी टू हिज वाइफ एंड रेशियो ऑफ 5:4। सम नहीं होना चाहिए था, सम अगर होता तो माइनस करना पड़ता, यहाँ रेशियो ऑलरेडी गिवन है, वहां करेक्शन है थोड़ा। मैन गिव्स मनी टू हिज वाइफ एंड ही इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड इन द रेशियो ऑफ 5:4, ऐसा होना चाहिए था। इसका लिटरल मीनिंग ऐसा है, ठीक है। तो अगर सम लगाते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता कि ये रेशियो है या किसके बारे में बात कर रहा है। ओके, तो अभी मुझे एक बात बताओ, जो बची हुई वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये है रिमेनिंग। तो रिमेनिंग अमाउंट का भी भाई क्या करता है, कुछ 5 पार्ट जो है वाइफ को देता है और 4 पार्ट जो है वो म्यूचुअल फंड में डालता है। तो हमको सवाल क्या, फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन रेंट इज हाउ मच मोर और लेस देन द अमाउंट इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड की अमाउंट हम निकालते हैं। अब ये रिमेनिंग जो पार्ट है, ये जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग इसकी वैल्यू सवाल में दी है 5, क्योंकि ये 5 पार्ट, सॉरी 9 है, 9, 5 और 4 9 हो जाएगा, 5 प्लस 4 हो जाएगा 9। तो ये 9 पार्ट की वैल्यू हमको यहां में लिख लेता हूं, 9 पार्ट की वैल्यू सवाल में, तो 200 अपॉन इंटू 4 इंटू 9 इंटू 4 अपॉन 9, तो हमको चाहिए 4 पार्ट की वैल्यू। तो 9 से 9 कट गया, तो 9 से 9 कट गया, तो आपको 4 चुक 16, 16 चुक 64, 64 का डबल होता है 128। 128 मतलब ये कितना निकल कर आता है, 128 और 2 जीरो, 12,800 रुपए। ये क्या है, तो म्यूचुअल फंड की अमाउंट है। क्या है, म्यूचुअल फंड में उसने डाले हैं, वो कितने, 12,800। अगर उसने म्यूचुअल फंड में 12,000 डाले हैं, रेंट का देखेंगे हम, इनिशियली उसने क्या किया, 20% रेंट पे खर्च किया दिया था। तो 50,000 का 20% हम जब निकालेंगे, इसका 20%, तो आपको सबको पता है सिर्फ दो एक पॉइंट लगा के डबल करना है। तो 5,000 का डबल मतलब 10,000 रुपए उसने खर्च कर दिए, 10,000 ये कर दिया रेंट पे। अब मुझे बात बताओ, उसने बोला है कि भैया म्यूचुअल फंड में कितना ज्यादा डाला गया है, उसने बोला है कि रेंट के कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड में कितना डाला गया। तो देख लेते हैं, म्यूचुअल फंड की वैल्यू कितनी है, 12,000, म्यूचुअल फंड की कितनी है, 12,800, उसमें से हमने 10,000 कम कर दिया, तो कितना बचा है, 1,280 रुपया। कौन सा ऑप्शन है, सॉरी कितना है, 12,800 है ना, तो 2,800 रुपये बचता है, 12,800 नहीं, 2,800 रुपये बचा, 10,000 में से 12,800 में से हमने 10,000 गया, तो 2,800 रुपया बचता है। बहुत ही बढ़िया सवाल था ये, होता तो वन लाइन में ही करता, बट ठीक है, आपको समझने के लिए अच्छा लिखा। अब लास्ट वाला सवाल इस अध्याय का, ठीक है। एक बैग है, उसमें है, एक बैग है, a bag has a 7 red 4 white and 3 green balls while the another bag has 5 red 6 yellow and 3 blue balls। ओके, कोई बात नहीं, ऐसा बोला गया। अब बैग हैज रेड 4 और ग्रीन वगैरह ऐसा दिया हुआ है, दोनों बैग है बोलते, बैग को हमने रैंडमली सिलेक्ट किया, वाह बेटे वाह, बैग को भी रैंडमली सिलेक्ट किया, बॉल को नहीं किया, बैग को किया। तो हम यहां लिख लेते, बैग है 7 रेड, रेड फिर है व्हाइट एंड ग्रीन, ये है पहली बैग, उसमें नंबर भी दिया है, कितने हैं, 7, यहाँ 7 है, 4 व्हाइट और 3 ग्रीन बॉल्स, ऐसा है। अनदर बैग है 5 रेड, दूसरी बैग भी है, बैग नंबर ये इसको मैं नाम देता हूँ, बैग नंबर 1 और बैग नंबर 2, ठीक है, ये दूसरी बैग है। चलो, तो ये बात हो गई। अब दूसरे बैग में क्या बोले है उसने भैया, अनदर बैग हैज 5 रेड, 5 रेड है, 6 येलो है, 6 येलो, अच्छा नया है, येलो को मैं यहां लिख देता हूं, एंड 3 ब्लूज, तो ब्लू भी है, अच्छा ब्लू भी है, यहां लिख लेते, इसको क्या हुआ अभी, तो यहां ब्लू भी है। सवाल के लिए इसने वो बंद कर दिया, चलो ठीक है, जस्ट अ सेकेंड गाइस।
हमारे वैक्यूम सब ने कुछ तो गड़बड़ कर दी है। वैक्यूम यूटिलिटी पे जाते हैं, हम वैक्यूम सेंटर पे जाते हैं। आगे हम हमारी दुनिया में बंद हो गए थे उसके ड्राइवर्स एंड 3 ब्लू बॉल्स। तो ब्लू अब बैग इज सिलेक्टेड रैंडम। अब बैग सिलेक्टेड मतलब हो सकता है उसने पहली बैग पहले सिलेक्ट की, या हो सकता है दूसरी बैग सिलेक्ट की, दोनों से कुछ भी हो सकता है। उसने क्या कर दिया, हो सकता है पहली बैग सिलेक्ट कर दी, पहली बैग भी सिलेक्ट कर दी होगी, या फिर दूसरी बैग भी सिलेक्ट कर दी होगी। ठीक है, उसने शायद हो सकता है पहली बैग भी सिलेक्ट कर ली या दूसरी बैग सिलेक्ट कर ली, दूसरी बैग सिलेक्ट कर ली। तो हो सकता है पहली, उसके क्या बोला है, व्हाट इज देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, रेड वाला। तो रेड सिलेक्ट होने के कितने हो सकता है, 7 7 बॉल है, उसमें से कोई भी एक आ सकता है। 7C1 होता है एक्चुअली, मैं ऐसा कर सकता हूं 7C1 अपॉन 7 4 अकरन 3 14, तो 14C1 ये हो गया ऐसा। और हो सकता है दूसरा दूसरा बैग उसने ले लिया हो, 5C1 अपॉन टोटल बैग कितने 5 6 7 3 9। तो ये C1 की वैल्यू आपको सबको पता है कि एक ही बॉग है तो 7/14 आता है, और दूसरा कितना है 5 है तो 5/14 आता है। तो इसको सॉल्व करेंगे 7/12 12/14, तो इसका मतलब होता है 6/7। तो क्या प्रोबेबिलिटी थी उसकी, 6/7। योर आंसर वॉज ऑप्शन नंबर ई। ओके, आई होप गाइज, आई होप इट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इसमें आपको ऐसा लगा भी होगा कहीं पे सर डिस्कस कॉन्सेप्ट तो आपने कुछ भी नहीं डिस्कस कर पा रहा हूं, क्योंकि ये PYQs है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है, हमने कोई टॉपिक नहीं उठाया। अगर पर्टिकुलर टॉपिक उठाया होता तो हम पहले कॉन्सेप्ट